नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त। दोनों पक्ष वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर किया सेवा तीर्थ। राजभवन और राजनिवास अब होंगे लोक भवन और लोक निवास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केरल के तिरुवनंतपुरम में नौसेना परिचालन प्रदर्शन में शामिल होंगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान का अध्यक्ष पद संभालेंगे। भारत ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में जगह की पक्की। और पुरुष क्रिकेट में आज दोपहर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच 2 दिन से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। दोनों पक्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई व्यवसाय सलाहकार समिति की बैठक में 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से वंदे मातरम पर विशेष चर्चा कराने की सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चर्चा की शुरुआत करने की संभावना है। बैठक में 9 और 10 दिसंबर को लोकसभा में चुनावी सुधारों पर 10 घंटे की चर्चा आयोजित कराने का भी फैसला लिया गया है। इससे पहले कल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसद लगातार सदन में नारेबाजी करते रहे, जिससे कई बार सदन की कार्रवाई बाधित हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को बताया है कि संसदीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि सभी दल चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। मीटिंग अच्छी तरह से हुई है और सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। मैं सब पार्टी के नेताओं को फिर से अपील करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस अच्छी तरह से चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजभवन और राजनिवास का नाम बदलकर लोक भवन और लोक निवास किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक विकसित और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तिरुवनंतपुरम की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति नौसेना दिवस 2025 समारोह में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति आज नौसेना के परिचालन प्रदर्शन का अवलोकन भी करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परिचालन प्रदर्शन में नौसेना की ताकत को दर्शाया जाएगा, जिनमें 19 प्रमुख युद्धपोत और 32 विमान शामिल रहेंगे। तिरुवनंतपुरम के पास स्थित शंगमुगम बीच पर भारतीय नौसेना के परिचालन प्रदर्शन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। राष्ट्रपति आज दोपहर तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी और वहां से सीधे शंगमुगम बीच रवाना होंगी। MH-60R हेलीकॉप्टर से राष्ट्रपति को भव्य सलामी दी जाएगी। इसमें नौसेना की शक्ति और युद्ध तत्परता का प्रदर्शन किया जाएगा। समारोह में 19 प्रमुख युद्धपोत और 32 विमान भी हिस्सा लेंगे। इनमें युद्धक और निगरानी विमान भी शामिल हैं। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति लोक भवन जाएंगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति M पुलुरुथु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय IDEA की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय IDEA का अध्यक्ष पद संभालेंगे। इस अवसर पर श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये भारत के सभी नागरिकों और चुनाव कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है। भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को आज पूरा विश्व जानता भी है और मानता भी है, और इसीलिए विश्व के 37 जनतांत्रिक देशों के प्रतिष्ठित समूह ने अपने 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इंटरनेशनल IDEA के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत के सभी नागरिकों और सभी चुनाव कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के तहत 77% डाटा का डिजिटलीकरण हो चुका है और यह अभियान तेजी से चल रहा है। निर्वाचन आयुक्त ने कल वर्चुअल बैठक आयोजित कर प्रदेश में चल रहे अभियान की प्रगति की समीक्षा की। भारत ने टीबी की वजह से होने वाली मृत्यु दर में कमी हासिल की है। ये दर 2015 में प्रति लाख आबादी पर 28 थी, जो घटकर वर्ष 2024 में प्रति लाख आबादी पर 21 हो गई। नई दिल्ली में संसद भवन एनेक्सी सभागार में टीबी मुक्त भारत अभियान पर सांसदों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने में सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। हमने लैब्स बढ़ाई हैं, टेस्टिंग लैब्स बढ़ाई हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और हमारे जो निक्षय शिविर हैं, टीबी के उन्मूलन के शिविर हैं, उसमें हमने बहुत प्रगति की है और साथ में कम्युनिटी के साथ मिलकर हमने इस काम को आगे बढ़ाया है। अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है और उसको हमको तीव्र गति से आगे बढ़ाने में आपका हमको सहयोग चाहिए, आपका हमको समर्थन चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आगामी यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई समझौते होने की संभावना है। दोनों ही पक्षों के बीच श्रमिकों की सुरक्षा और प्रवास को बढ़ावा देने के लिए एक श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। भारत में रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक द्वारा कल आयोजित एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि S-400 और Su-57 रूस के राष्ट्रपति की यात्रा के एजेंडे में शीर्ष पर हैं। हम द्विपक्षीय व्यापार को 63 अरब डॉलर से ज्यादा तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। हमें उम्मीद है कि 2030 से पहले ये 100 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। भारत ऑपरेशन सागर बंधु के तहत चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका की मदद कर रहा है। आपदा प्रबंधन केंद्र ने पुष्टि की है कि इस आपदा में मृतकों की संख्या 465 हो गई है, जबकि 366 लोग अब भी लापता हैं। चक्रवात से 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, जिसमें कैंडी में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। भारतीय C-17 विमान के माध्यम से फील्ड अस्पताल और 70 से अधिक चिकित्सा कर्मियों को महिंग्याना में तैनात किया जाएगा, जहां बेस अस्पताल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो के पास सेडावट्टा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के कार्यों की समीक्षा की। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण कल वाराणसी में प्रारंभ हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु का पहला प्रतिनिधिमंडल आज कई गतिविधियों में भाग लेगा। इस बार के काशी तमिल संगमम 4.0 का मूल मंत्र है आइए तमिल सीखें, यानी तमिल कर कलम। यह संस्करण तमिल भाषा सीखने की भावना को केंद्र में रखता है और इस विश्वास को आगे बढ़ाता है कि सभी भारतीय भाषाएं एक साझा भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर हर साल ये दिवस मनाता है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया जाता है। एक रिपोर्ट।
महक उठती धरा स्पर्श से, छू लेते गगन जो चाह ले, लड़खड़ाते कदम गर बढ़ गए, समंदर भी इनको रह दे। विकलांग नहीं दिव्यांग है ये। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों के प्रति सामुदायिक जागरूकता, समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देना है। भारत में जहां विविधता राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला के रूप में पनपती है, वहां दिव्यांगजन अधिकारों के लिए गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इस अवसर पर नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। आकाशवाणी आज अपनी पॉडकास्ट श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में प्रस्तुत करेगा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली दृष्टिबाधित महिला छोंजिन अंगमो से खास बातचीत। ये पॉडकास्ट आज सवेरे 9:10 और शाम 5:30 बजे आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। जी मुनीश, खेल जगत में शुरुआत राष्ट्रीय खेल हॉकी के साथ। भारत ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। तमिलनाडु में मनमीत और शारदानंद तिवारी ने 2-2 और अर्शदीप सिंह ने 1 गोल किया। भारत 3 मैचों में 9 अंकों के साथ पूल बी में शीर्ष पर रहा। शारदानंद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। रोहित की अगुवाई वाली भारतीय टीम शुक्रवार को चेन्नई में क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से खेलेगी। वहीं दूसरी ओर महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत आज अपने दूसरे पूल मैच में जर्मनी से प्रतिस्पर्धा करेगा। और मुनीश, अगर बात करें क्रिकेट की तो 3 मैच की 1 दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मैच में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ये मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। और अगर घरेलू क्रिकेट की तरफ नजर डालें तो दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने का फैसला किया है। 50 ओवर का ये टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होगा और 18 जनवरी तक चलेगा। प्रतियोगिता में कोहली दिल्ली के लिए खेलेंगे। जी मुनीश, खेल जगत से बस आज इतना ही। धन्यवाद मुकेश। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं हमारे साथ मुकेश कुमार। धन्यवाद मुनीश। आज राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में जो मुद्दे प्रमुखता से छाए हुए हैं उनमें संचार साथी ऐप की अनिवार्यता पर सरकार का स्पष्टीकरण, प्रधानमंत्री कार्यालय के नए नामकरण, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा और मतदाता सूची पुनरीक्षण मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध समाप्त होने के समाचार प्रमुख हैं। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री कार्यालय के नए नामकरण का समाचार प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, गुलामी के चिन्हों को अलविदा। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध हुआ खत्म। दोनों पक्ष वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर किया सेवा तीर्थ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केरल के तिरुवनंतपुरम में नौसेना परिचालन प्रदर्शन में शामिल होंगी। और पुरुष क्रिकेट में आज दोपहर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।